तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको आप डिफाइन करते हो थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसमें आपने कुछ कंडीशंस लगा दी और उनको कट शॉर्ट कर दिया, एक रिलेशन लगा दिया और कट शॉर्ट कर दिया, तो उसे बोला जाता है रिलेशन, राइट। और अब हम उसी रिलेशन में थोड़ी सी और कंडीशन लगा देंगे और उसको बना देंगे फंक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो छोटा भाई है उसका वो रिलेशन, और रिलेशन से भी छोटा कौन है? फंक्शन। तो रिलेशन में ऐसी कौन सी शर्तें लगानी है कि वो फंक्शन बन जाए, तो उसी को पढ़ेंगे हम लोग अंडर द फंक्शन, अंडर द फंक्शन, राइट। अब देखिए यहां पर ये जब हम बात करते हैं रिलेशन की, तो यहां पर देखिए सपोज 1 2 3 और यहां पर है पी क्यू, है ना। दिस इज सपोज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो रिलेशन में क्या होता है कि 1 का लिंक पी के साथ है, 1 का लिंक क्यू के साथ है, 2 का लिंक पी के साथ है, 2 का लिंक क्यू के साथ है एंड 3 का लिंक पी के साथ है ना। ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब ये क्या था? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में क्या हुआ कि सामने वाले ने बोला नहीं 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 नहीं, अब हम क्या करेंगे, कुछ शर्तें लगा देंगे। शर्तें उसने ऐसे लगा दी कि 1 का रिलेशन पी के साथ निकला, 1 का क्यू के साथ निकला, 2 का रिलेशन सिर्फ पी के साथ निकला और 3 का क्यू के साथ निकला। तो पहले कितने पॉसिबिलिटीज बन रही थी? 3 2 6। पहले कितना बन रहा था? जब आपने ए क्रॉस बी किया था तो ए क्रॉस बी में कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे थे? तो 1 का पी 1 का क्यू, 2 का पी 2 का क्यू, 3 का पी 3 का क्यू। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे? 3 2 6 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, राइट। और जब आपने यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ये देखिए यहां पर आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया क्या कि 1 का लिंक पी के साथ है, 1 का क्यू के साथ है, 2 का पी के साथ है, 3 का क्यू के साथ है। तो कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4। तो कट शॉर्ट करने के बाद, एक रिलेशन लगा देने के बाद आपने उसको रिड्यूस कर दिया, उसकी वैल्यू जो पहले 6 वहां पर कॉम्बिनेशन बन रहे थे, अब रिलेशन लगाए तो 4 हो गए। अब फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग? तो फंक्शन में और भी थोड़ी सी कंडीशंस लगा देंगे। वो क्या कंडीशंस है कि एक रिलेशन फंक्शन बनता है? रिलेशन का फंक्शन बनने के लिए क्या कंडीशन है? तो याद रखिए, पहली कंडीशन मैं आपको एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। पहला कंडीशन, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए। फंक्शन बनाने के लिए पहली शर्त क्या है? एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। लिख देता हूं मैं, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए। एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। अगर है तो वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब जैसे इसी में देख लो, 1 एक डोमेन है और उसका एक रेंज पी निकल रहा है और एक क्यू निकल रहा है। तो 1 का पी भी आ रहा है और 1 का क्यू भी आ रहा है। तो ये रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है। तो एक डोमेन के अगर दो रेंज निकल रहे हैं तो वो रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि यहां पर एक सेट है, लेट्स से पी। पी के हमने एलिमेंट देखे और पी के एलिमेंट निकल के आए 1 3 2 5 1 7। अब यहां पर देखिए 1 3 के साथ है। सी दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो आप नोटिस करो, डोमेन 1 2 है ना, और तीसरा वाला तो 1 दोबारा लिखते नहीं। रेंज क्या है? 3 5 7। आपने देखा 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, 1 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ है। तो एक डोमेन के दो रेंज निकल गए। सो ये जो चीज है ये एक रिलेशन तो दिखाता है बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर एक डोमेन के दो रेंज आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन तो है पर वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये चेक करनी है। और दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए 1 का भी कुछ ना कुछ लिंक है, 2 का भी है, 3 का भी है। मान लेते हैं किसी ने यहां पर 4 लिख दिया और आपने देखा अरे 4 का तो लिंक है ही नहीं राइट साइड में, 4 बेचारा अकेला ऐसे बैठा हुआ है, उसका तो कोई लिंक ही नहीं बना। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ लिंक दूसरी तरफ बनना ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन बनाने के लिए दूसरी शर्त क्या है? हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज होना चाहिए। हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ रेंज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टेक्निकल भाषा में हम आएंगे, पर ये जो लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा, ये हमको बहुत अच्छे से याद रहती है, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन जो ये डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन है, शायद वो याद ना रहे, इसलिए मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं। तो एक डोमेन के दो रेंज नहीं होना चाहिए और दूसरा हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज होना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए जिसका कोई लिंक ही नहीं बन सका, जो सिंगल ही रह गया,
ठीक है, हर एक का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा शर्त आप फॉलो करते हैं तभी एक रिलेशन फंक्शन बन पाएगा। अदरवाइज अगर ये शर्त नहीं है तो रिलेशन तो होगा बट वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है कि एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, और दूसरा डोमेन के हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कनेक्शन दूसरी तरफ होना चाहिए। राइट? अब जो आप फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो आप फंक्शन पढ़ेंगे, कई बार ऐसा होता है कि डोमेन में लिखे हुए हर एक एलिमेंट का कनेक्शन वहां नहीं होता है, तो इसीलिए वो रिलेशन तो होता है पर वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन हम चाहें तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए 4 का कोई कनेक्शन नहीं बना, लेकिन अगर मैं इस 4 को मिटा दूं, अगर मैं बोलूं कि ये 4 नामक चीज है ही नहीं, तब तो फंक्शन हो गया ना ये। हाँ, वो अलग बात है कि ये पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मान लीजिए अगर ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई करता, मान लीजिए 1 का ये क्यू होता नहीं, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, 1 का क्यू नहीं है, ठीक है, तो अब सही है। यस, तो अब हो सकता था कि 1 का पी के साथ है, 2 का भी पी के साथ है और 3 का क्यू के साथ है ना। तो अब हो सकता था क्योंकि हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ लिंकेज है यहां पर, और दूसरा एक डोमेन के दो रेंज नहीं है। हाँ, दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है, जैसे 1 का पी भी हो सकता है, 2 का पी भी हो सकता है। तो एक डोमेन का दो रेंज नहीं हो सकता, बट एक डोमेन का दो रेंज नहीं हो सकता, बट एक रेंज का दो डोमेन हो सकता है, उल्टा पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे दो लोग हैं यहां पर, एक है ये मैं हूं और एक कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, सपोज दिस पर्सन। हम दोनों एक ही जगह पर हो सकते हैं, मुंबई, हम दोनों एक जगह पर हो सकते हैं, लेकिन उल्टा पॉसिबल है क्या? उल्टा मतलब यहां पर ये हो गया कि सपोज एक है दिल्ली, ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे ये बंदा और ये बंदा एक जगह, मतलब एक ही बंदा दो अलग अलग जगह पर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए एक डोमेन के दो रेंज नहीं हो सकते, एक बंदा एक ही टाइम में दो जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन दो आदमी एक जगह तो मौजूद हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ लिंकेज होना चाहिए। तो अब बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। बुकिश लैंग्वेज क्या बोलता है फंक्शन का? रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। किसी भी रिलेशन को हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे इफ every element of set A has one and only one image in set B। तो अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, every element, डोमेन के हर एक एलिमेंट का दूसरी तरफ कुछ ना कुछ वन इमेज होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट इसमें आ गए, मैंने दो पॉइंट बताए थे, हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज होना चाहिए। तो हर एक, देखो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ उस तरफ सिंगल इमेज होना चाहिए, मतलब एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए और हर एक का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक ही उसमें उन्होंने दोनों पॉइंट डाल दिए। फिर से सुनिए, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट सेकंड पॉइंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, फर्स्ट पॉइंट। तो दोनों पॉइंट इसमें आ गए। क्लियर? इन अदर वर्ड, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। अब ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है ना, कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और वो सेट बी भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। वही बात हो गई कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। मतलब कि अगर आपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट जैसे देखिए 1,3 एंड ये 1,2, तो अगर ऐसा है तो वो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखो अगर डोमेन एक हुआ, इसका डोमेन 1, इसका डोमेन 2, तो इसकी दो इमेज बन रही है ना, एक 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो 1 का एक 3 आ रहा है और 1 का एक 2 आ रहा है, तो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो वही बोल रहा है ना, है सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, है ना, डिफरेंट ऑर्डर पेयर पर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इफ f is the function from a to b, a comma b belongs to the f, then f of a equal to b where b is called image of a under f and a is called the pre-image। वही आपको बता चुका हूं, ये जो पहला सेट होता है और ये दूसरा सेट, ये इमेज होता है, इसको इमेज बुलाते हैं और इसको क्या बुलाते हैं? प्री इमेज। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये होता है रेंज सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला क्या होता है? डोमेन। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। करेक्ट? ये आपका इनपुट होता है और राइट साइड वाला आउटपुट होता है, आउटपुट। तो इसीलिए रिलेशन ऐसे में ऐसे जाता है, फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से जाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद एक और चीज देखिए, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? जरा देखिए, सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
उसके बाद क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक डोमेन के दो रेंज आ गए। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? ऐसा कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दो डोमेन के एक रेंज हो सकता है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन 6, ये डेफिनेशन क्या बोलती है? अ फंक्शन f which has either real or one of its subset as its range is called real valued function। मतलब देखिए, एक डोमेन वाला होता है और एक रेंज वाला होता है ना? दिस इज डोमेन और दिस इज द रेंज। तो अगर रेंज में रियल नंबर आ रहा है, अगर रेंज में रियल नंबर आ रहा है या रियल नंबर का ही कोई सबसेट आ रहा है, या तो रियल नंबर आ रहा है रेंज में, या तो रियल नंबर का ही कोई सबसेट आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जब आप नेचुरल नंबर बोलते हो या होल नंबर बोलते हो या इंटीजर बोलते हो या फ्रैक्शन बोलते हो, क्या है ये? रियल नंबर के ही तो सबसेट है। रियल नंबर मतलब सब आ गया। तो सारे रियल नंबर में आप होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी आप बोल लीजिए, तो वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। तो ऐसे में a function which has either real or one of its subset as its range is called real valued function। जिसका रेंज रियल नंबर हो, जिसका रेंज रियल नंबर हो, उन्हें क्या कहा जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। जिन फंक्शन का रेंज रियल नंबर हो उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाएगा। फर्दर, इफ डोमेन इज आल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, अगर डोमेन भी रियल नंबर है या रियल नंबर का ही कोई सबसेट है, तो ऐसे में उसे रियल फंक्शन बोला जाएगा। तो डोमेन में रियल नंबर है तो रियल फंक्शन, और अगर रेंज में रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है तो क्या? रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन में है तो रियल फंक्शन, डोमेन अगर रियल नंबर है तो रियल फंक्शन, और अगर रेंज में रियल नंबर है तो रियल वैल्यूड फंक्शन उन्हें बोला जाएगा। मेन बात यह है कि एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए और डोमेन का हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ राइट साइड में लिंकेज होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फंक्शंस के, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो सबसे पहला फंक्शन दे रखा है यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिकल सुना है आपने? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। तो देखिए, आइडेंटिकल फंक्शन जो होता है उसका इक्वेशन ये है, आइडेंटिकल फंक्शन y इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिकल है। कैसे? अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो y भी 1 यूनिट, अगर x 2 यूनिट बढ़ेगा तो y भी 2 यूनिट, x 3 यूनिट बढ़ेगा तो y भी 3। तो आइडेंटिकली बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिकल फंक्शन। नाउ अब एक बार जरा इसके बारे में समझिए कि y क्या है, ये f ऑफ x क्या है, जरा इस बारे में समझिए। सपोज मैंने एक इक्वेशन यहां पर लिख के दी है, इक्वेशन इज y इक्वल टू 2x², या सिंपली मैं यहां पर बोलूं y इक्वल टू x² प्लस 1, राइट? अब यहां पर इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है? इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है? तो x इनपुट है, राइट साइड वाला इनपुट होता है। तो x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 निकल के आएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। और 1 यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर कोई इक्वेशन को घुमा दे और इसको ऐसा कर दे x² इक्वल टू y माइनस 1 एंड x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1, अब उल्टा हो गया। अब सामने वाला इसको इनपुट बुला रहा है और इसको आउटपुट बुला रहा है। अब सामने वाले तो छेड़खानी कर सकता है ना इक्वेशन के साथ, इसी इक्वेशन को वो ऐसा दिखा देंगे तो हम उसमें आ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार जिसको आउटपुट बोल रहे थे अब वो इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो कुछ ना किसी चीज से हमको इसको ठीक करना पड़ेगा, राइट? एक और चीज जरा समझिए, एक और चीज यहां पर ये है कि अब देखिए यहां पर जो ये 1 है ये तो कांस्टेंट है। एक और इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, सपोज करो कि y इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस a। तो x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी। a क्या है यहां पर? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अच्छा 1 तो कांस्टेंट है, बट a क्या है? क्या a कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यार वी डोंट नो। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि a वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर a कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि बचपन से हमने a को कांस्टेंट देखा है, इसलिए हम यहां पर भी a कांस्टेंट है। भाई ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, सामने वाला तो कुछ भी चेंज कर सकता है ना। अब मैं अगर a को कुछ और टर्म से डिस्क्राइब कर दूं, a को p बना दूं, q बना दूं, x नहीं बना सकता, y नहीं बना सकता क्योंकि वो ऑलरेडी है। बाकी इसके अलावा अगर मैं कुछ और बना दूं तो कहानी बदल जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको y ना लिख करके इसको f ऑफ x लिखते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग कि ये जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, तो मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस a। अब इसको ऐसा लिख देने से क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, मतलब x में बदलाव आएगा तो y में बदलाव आएगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो x यहां पर क्या है? वेरिएबल है। तो दिस पार्ट इज वेरिएबल, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ये है, x है, राइट? क्योंकि ये f ऑफ x है। अब इसी चीज को अगर किसी ने ऐसा लिख दिया y
सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, किसी ने ऐसा लिख दिया। अब देखो y इज द फंक्शन, इस बार y इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा ए, इसका मतलब ये जो x है इस बार ये x वेरिएबल है और ये a भी वेरिएबल है, और ये 1 जो है दिस इज कांस्टेंट। अच्छा 1 के बारे में तो अपने को पता ही है कि 1 कांस्टेंट है, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि वो बदल रही हैं या बदल सकती हैं, राइट ना, क्योंकि यहाँ पर x कॉमा a लिखा हुआ है, इसका मतलब x और a बदल सकता है, 1 नहीं बदलेगा, 1 कांस्टेंट है। यहां पर देखिए सिर्फ x है, इसका मतलब x जो है x स्क्वायर वाला ये x ये वेरिएबल है, बाकी 1 और a कांस्टेंट है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर किसी ने यहां पर लिख दिया मान लीजिए कि y x कॉमा a कॉमा b और फंक्शन इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 2a प्लस p प्लस q प्लस r प्लस b स्क्वायर, मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो यहां पर कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, तो इसके अंदर जो है वो वेरिएबल है, तो दिस इज वेरिएबल एंड बी दिस इज वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है, बाकी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, समझ में आया। तो y को जब हमने फंक्शन ऑफ x बनाया तो इससे दो बातें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि ये जो राइट साइड वाले हैं दीज विल बी द इनपुट, राइट साइड वाले भी द इनपुट, और जो ये फंक्शन है अच्छा बाय द वे इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था y करके, नहीं इसको ऐसा लिखना चाहिए था f ऑफ, तो जहां पर भी f ऑफ आएगा ये आउटपुट होएगा, जहां पर भी ये आएगा ये आउटपुट होएगा और ये इनपुट होएगा, ठीक है ना, ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा। अब इसको कोई अगर फ्लिप फ्लॉप भी कर देगा, मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर कोई इसको फ्लिप फ्लॉप भी कर दे, बेसिकली वो ऐसा बना दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स माइनस 2, तो अगर किसी ने इसको फ्लिप भी कर दिया तो भी हम ये तो जरूर देख सकते हैं कि यार ये इसको घुमाया गया है ना, तो इसको हम वापस ठीक कर देंगे और ये वाली इक्वेशन में ला देंगे। सो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो समझ जाइए हम क्या कर रहे हैं, y को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, y को लिख दे रहे हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो कल के दिन जो ये इक्वेशन थी ऐसी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं इसको y ना लिख के इसको क्या लिखूंगा f ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y को क्या लिख दिया मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, क्यों, क्योंकि y क्या है, y है f ऑफ x। तो अब देखिए जैसे कि यहां पर बोला था आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल सेम, x बड़ा तो y भी बड़ा, तो जब कभी भी आइडेंटिकल फंक्शन की बात होती है तो आइडेंटिकल फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इक्वल टू x। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, पर ये ज्यादा स्पष्ट है ना। तो भाई x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को देखो, जब x 2 है तो y भी 2 है, जब x 4 है तो y भी 4 है, जब x 6 है तो y भी 6 है, देख रहे हो क्या, और जब x घटा तो y भी घटा, x घटा y घटा, देख रहे हो क्या, इसीलिए ये फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिकल फंक्शन। अब आप एक चीज यहां पर देखिए, यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट क्या क्या हो सकता है, x की आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, यहाँ पे इस x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू x, x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो आप, तो कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना, डोमेन मतलब क्या होता है इनपुट, तो डोमेन में क्या डाल सकता हूं, एनी रियल नंबर। देखो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब समझ जाइए मैं रियल नंबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं r लिखता हूं ना तो r से ऐसा लगता है क्या ये रिलेशन बता रहा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए रियल नंबर के r को मैं डबल उससे दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं, एनी रियल नंबर में डाल सकता हूं, और बदले में जो मुझे आउटपुट मिलेगा जो कि रेंज कहलाता है, रेंज यहां पर क्या मिलेगा, वो भी एनी रियल नंबर। भाई x की वैल्यू अगर मैं रियल नंबर डालूंगा तो जो f ऑफ x निकलेगा वो भी तो रियल नंबर ही होगा, है कि नहीं, तो इसीलिए यहां पर हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ f आर रियल नंबर, ठीक है, ये जो r है ये रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, वो रिलेशन वाला r नहीं है, वो रियल नंबर वाला r है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर 2.8, ये फिगर 2.8 है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्लियर है, क्योंकि जब x 0 तो y 0, इसलिए वो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर डोमेन एनी रियल नंबर डाला जा सकता है और रेंज भी एनी रियल नंबर डाला जा सकता है, राइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये देखिए इक्वेशन देखिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 लिख दिया मैंने, 2 इज अ कांस्टेंट, जैसे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, इज दैट द कांस्टेंट। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, देखिए ग्राफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स ही तो y होता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है। अगर y की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, देखो 1 एंड ये 2, दिस इज 1 दिस इज 2। तो अगर कोई यहां पर ग्राफ बनाने जाएगा तो क्या ये ग्राफ ऐसा 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 आएगा, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2, करेक्ट ना। तो इसका ग्राफ ऐसा बना। तो यहां पर देखिए वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड ईच एक्स इज रियल नंबर। अब देखिए यहां पर क्योंकि ये फंक्शन जो है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है यहां पर कांस्टेंट है, हियर डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर। डोमेन क्या है, रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन में इस कांस्टेंट की जगह पर तो कोई कुछ भी डाल सकता था, है ना, क्वेश्चन देने वाला कुछ भी दे सकता था। एंड इट्स रेंज इज सी, इस रेंज इज सी। भाई डोमेन अगर 2 होएगा, अगर डोमेन को 2 डालेगा तो आउटपुट भी उसका यहां पर क्या निकलने वाला है, 2 ही निकलने वाला है, मतलब ये कांस्टेंट जाने वाला है, राइट है। आई मीन टू से, जरा समझिए यहां पर हो क्या रहा है, फिर से एक बार समझिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पिछले वाले आइडेंटिकल से इसको कंफ्यूज कर जाएं। क्या है यहां पर फंक्शन, फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट है 2। सामने वाला बोलता है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू 2 ही निकल के आएगी। x की वैल्यू 3 डालूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू 2 ही निकलेगी। x की वैल्यू -1 डालो तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 ही निकल के आएगी। x की वैल्यू 4 डालो तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 ही निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि f ऑफ x होता है y और ये वैल्यू फिक्स है, 2 ही आएगी। तो इनपुट आपका रियल नंबर है। व्हाट इज योर इनपुट, इनपुट इज रियल नंबर। इनपुट आप कुछ भी डालो, आउटपुट ये क्या देने वाला है, आउटपुट ये आपको 2 ही देने वाला है, ठीक है ना। सो यूर डोमेन इज आर, डोमेन आपका रियल नंबर है। वो अलग बात है कि यहां पर x नाम की कोई चीज तो दिख नहीं रही है जहां आप डालोगे, पर ठीक है, आपने सोचा कि चलो डाल के देख लेते हैं। f ऑफ 1 कर देते हैं, f ऑफ 1 का आंसर भी 2 है। f ऑफ 2 कर देते हैं, आंसर 2 है। f ऑफ 3 आंसर 2, f ऑफ -1 आंसर 2। तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, कांस्टेंट। क्लियर है। अगर ये f ऑफ x इक्वल टू -2 होता तो इसका ग्राफ ऐसा आता नीचे, अगर ये -4 होता तो इसका ग्राफ और नीचे आता, राइट। इसी वे में ये चलता रहेगा। तो इसका डोमेन है रियल नंबर एंड इसका रेंज क्या है, कांस्टेंट। रेंज हमेशा एक ही वैल्यू देगा यहां पर इस वाले में। नाउ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, अब आपको याद होगा पढ़ा था क्लास 9th में पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ये होती है, ये देख रहे हो क्या, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, सबसे पहला पॉलिनोमियल आपने क्या पढ़ा था, आपने आई थिंक लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा था। यहां पर देखो पावर क्या होती है वेरिएबल्स की, 1 होती है ना, पावर क्या होती है वेरिएबल की, 1 होती है। फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, यहां पर क्या है 1 है। और आप देखो आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। वही अगर क्यूबिकल इक्वेशन की अगर हम लोग बात बोलें तो क्यूबिकल इक्वेशन होती थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल इक्वेशन। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें आपको एक चीज पता चलेगा क्या, कि पावर धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। तो अगर ये ax है, अगर ये ax है और ax का पावर अगर यहां पर n है तो अगले अटेम्प्ट में bx का पावर n-1 होगा, अगले अटेम्प्ट में cx का पावर n-1 होगा, अगले में ही ये जो d है इसमें x का पावर सॉरी ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 होगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे, है ना। तो देखिए जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। अब मैंने यहां पर a b c d डाला, a b c d करके तो ये तो 26वें पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि a b c d भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दे जिसमें 100 लेटर्स हो, है ना, तब क्या करोगे, तब इसको a b c d ना लिख के हम ऐसे a1 a2 करके लिखेंगे, a1 a2 करके लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी लेट्स से a0 x टू द पावर n। अगला क्या होगा a1 x टू द पावर n-1। अगला क्या होगा a2 x टू द पावर n-2। अगला क्या होगा a3 x टू द पावर n-3। और इस तरीके से चलते रहो, इस तरीके से चलते रहो। तो यहां पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इस चीज को, तो आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपको ऑलमोस्ट यही मिलेगा। देखो ये जो मेरा ये वाला पार्ट है वो इनका ये वाला है, ठीक है, थोड़ा वेरिएशन है, a1 a2 में वेरिएशन है। इन्होंने a0 यहां से लिया है, a1 a2 a3, है ना। ये मेरा सेकंड वाला पार्ट देखो, a1 x का पावर n-1। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी पावर घट रही है, पहले n थी n-1 n-2 n-3, और यहां पर इन्होंने ना इसको उल्टा लिखा हुआ है। जो मेरा पहला है वो इनका ये आखिरी है, जो मेरा ये दूसरा है वो इनका ये है, राइट ना। अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 4 और अगर कोई इसे 4 3 2 1 लिखे
तो बात तो एक ही है, 1 2 3 4 और 4 3 2 1 लिखे, 1 2 3 4 4 3 2 1, कोई वैसे भी तो काउंट कर सकता है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये दोनों सेम चीज है, बस वेरिएशन क्या है कि इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ये यहाँ पर x टू द पावर 0 है, यहाँ पे x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 एंड सो ऑन, और मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो रियल वैल्यू क्या है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ये इक्वेशन है, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंडर में तीन टाइप के फंक्शन आते हैं जिसे हम पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एंड क्यूबिकल इक्वेशन आती है। ये वो चीजें जो हम पढ़ते हैं, राइट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो या सपोज लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, तो लीनियर इक्वेशन जैसे मैं बोलूं f ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि यहां पर देखो वेरिएबल की पावर 1 है, अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे यू विल गेट दिस ग्राफ एज स्ट्रेट लाइन। अगर ये x टू द पावर 1 प्लस 2 होगा तो इन दैट केस आपको फिर से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, थोड़ी अलग जगह पर मिलेगी, हो सकता है नीचे मिले, हो सकता है ऊपर मिले, वो आप प्लॉटिंग करके देख लेना कि नीचे आ रही है ऊपर आ रही है ना। उसी तरीके से अगर कोई और यहां पर कुछ ऐड कर दे तो चेंज हो जाएगी, पर जो भी आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, x को अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, दिस विल बी द ग्राफ किसका, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कर्वी बनता है। x की वैल्यू जब नेगेटिव डाली, देखो x नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ ऊपर को मुड़ गया, और जब x पॉजिटिव है तो f ऑफ x भी पॉजिटिव है तो ऊपर को मुड़ गया, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। एंड द थर्ड वन इज क्यूबिकल इक्वेशन। तो क्यूबिकल इक्वेशन क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, क्यों, x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो इस तरीके से ये जाता है। तो याद रखना जब आप पॉलिनोमियल्स की बात करते हो तो मेजरली हम तीन ही चीज पढ़ते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल। लीनियर का ग्राफ सीधा बन के आता है, अच्छा वो सीधा ऐसा भी हो सकता है, वो सीधा ऐसा भी हो सकता है, पर जो भी बनेगा वो सीधा ही बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ऐसा कर्वी बनता है। अच्छा बाय द वे ये कर्वी ऐसा भी हो सकता है, ये कर्वी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कर्वी ऐसा भी हो सकता है, ये कर्वी इस नीचे वाले इसमें भी बन सकता है। और अगर फंक्शन को हम बदल दें, जैसे f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दें तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, पर जो भी बनेगा वो कर्वी बनेगा, राइट। अब इसमें ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, 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 है ना, पर जो भी बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या, रैशनल फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ द टाइप f of x divided by g of x, where f of x and g of x are polynomial function of x defined in a domain where g of x is not equal to 0। ठीक है, तो उसी तरीके से एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल कौन होते हैं, जो p by q के फॉर्म में, रैशनल फंक्शन वो होते हैं जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अब ये जो रैशनल फंक्शन है, अब रैशनल फंक्शन में बस इतना ध्यान रखना कि ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो समथिंग समथिंग बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और चलो एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, या जो भी आप उठा के पकड़ लो, दो चीजों से आपको हमेशा बचना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में दो डेंजर्स हैं आपके पास जिनसे आपको बचना है। एक डेंजर है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, एक डेंजर है रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए। कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, वो वैल्यू डालना ही नहीं है उसमें, वो वैल्यू उसमें डालना ही नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला खतरा। और दूसरा समथिंग समथिंग अपॉन जीरो ना हो जाए, बस न्यूमरेटर कुछ भी होने दो, समथिंग समथिंग, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। अगर ये दूसरा आपको ऐसा दिख रहा है किसी में कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो वो वैल्यू उसमें नहीं डालनी है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि न्यूमरेटर है 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये एक फंक्शन यहां पर दे रखा है। तो सामने वाले ने बोला कि बताओ ये यहां पर मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं, तो डालो भाई बिंदास, जो वैल्यू डालना है डालो, बस x की वैल्यू को 2 मत डाल देना, x की वैल्यू को 2 मत डाल देना। क्यों, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू को 2 डाल दिया तो ये बन जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2,
तो 5 डिवाइडेड बाई 0, 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, खतरा आ गया यहां पर। और समथिंग समथिंग बाई 0 क्या होता है, यही इनफाइनाइट होता है। तो कोई इनफाइनाइट बोले या समथिंग समथिंग बाई 0 बोले, एक ही बात है। तो न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके लिए जो इनपुट है, इस वाले में जो आपके लिए इनपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, लेकिन गलती से यहां पर 2 मत डाल देना, गलती से यहां पर 2 मत डाल देना, क्योंकि कुछ भी अगर डाल दोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, लेकिन अगर 2 डाल दिया तो आंसर इनफाइनाइट हो रहा है। तो अगर आपको इसे फंक्शन बनाना है, देखिए अगर आपको इसे फंक्शन बनाना है, कोई भी रियल नंबर डालो लेकिन 2 मत डालना। तो अगर कोई इनपुट बोले या डोमेन बोले तो एक ही बात है, क्योंकि डोमेन ही इनपुट होते हैं। सो डोमेन इसका क्या है, एनी रियल नंबर माइनस 2, कोई भी रियल नंबर डालो बस 2 मत डालना। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू डाली जा सकती है। तो क्या क्या वैल्यू डाली जा सकती है भाई, तो रूट के अंदर ये जो चीज है ये बस नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, बस इतना ही हमको देखना है। तो मतलब हम चाहते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये लास्ट टू लास्ट 0 हो जाए तो चलेगा, पर 0 से कम ना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ी देर के लिए ये ग्रेटर वाला साइन हटा दो, एक्स विल बी अंडर रूट इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर +2 -2, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये वाली साइड माइनस इनफाइनाइट होती है, ये वाली साइड प्लस इनफाइनाइट होती है। आपका 2 आंसर निकले, एक -2 आया, एक +2, यहां पर डालिए -2 और यहां पर डालिए +2, ठीक है। अब जरा समझिए, एक नंबर ऐसा ले लो जो 2 से बड़ा हो, इनफाइनाइट की तरह। 3 ले लें, 3 ले लेते हैं, यहां पर 3 डाल के देखिए तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4, यहां पर x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 4, तो 9 - 4 क्या होता है, अंडर रूट 5 होता है ना। चलेगा, चलेगा, यस चलेगा। अच्छा इस वाले सेगमेंट में देखिए -2 से छोटा कोई डाल दीजिए, चलिए -3 डाल देते हैं। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 9 - 4, अगेन पॉजिटिव है, चलेगा, चलेगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। -2 से +2 के बीच का कोई नंबर यहां पर देख लेते हैं। तो -2 से +2 0 आता है, चलो 0 डाल के देखें यहां पर। तो जब हम 0 डालते हैं तो क्या बनेगा, जरा देखिए, 0 डालने पर यह बन जाएगा 0 स्क्वायर -4, तो -4 आ गया, हाँ खतरा आ गया, यहां पर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इससे हमको बचना है। तो यहां के लिए हमारी सख्त ना है, कोई भी नंबर 2 से इनफाइनाइट तक डालो हमको चलेगा, -2 से माइनस इनफाइनाइट डालो चलेगा, लेकिन ये बीच का नंबर हमें नहीं चाहिए। तो इस वाले के लिए देखिए, इस वाले फंक्शन के लिए जो ये डोमेन होगा, इस वाले फंक्शन के लिए जो ये डोमेन होगा, ये -2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा, यूनियन 2 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा। सवाल है कि यहां पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यहां पर ओपन ब्रैकेट रहेगा या क्लोज ब्रैकेट रहेगा। अब जरा समझिए, क्या मैं -2 को इंक्लूड कर सकता हूं? अगर मैंने यहां पर -2 डाल दिया तो कोई खतरा है? तो -2 डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 4 - 4, 4 - 4 होता है 0, अंडर रूट 0 क्या होता है 0, तो 0 भी तो एक नंबर है ना। तो मतलब -2 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -2 डालने से आंसर 0 आ रहा है, 0 एक नंबर होता है, इसलिए 2 को इंक्लूड कर दो। अब यहां पर देखो, -2 इंक्लूड कर दो, यहां पर देखो 2 डाला तो अगेन 2 का भी रिजल्ट यही आएगा, कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलेगा। तो ये इसका डोमेन है। तो अगर किसी ने ये फंक्शन आपको दे रखा है तो आपके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से वर्कआउट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में 2 ही खतरे होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव एंड समथिंग समथिंग बाय 0। कुछ भी करो बट रूट के अंदर नेगेटिव ना आने दो, कुछ भी करो पर डिनोमिनेटर में 0 ना आने दो। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो वही है, ये जो ये रैशनल फंक्शन होते हैं ना, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर आप इनका ग्राफ बनाते हो ना, इनका ग्राफ, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये देखिए इनका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बन के आता है, ठीक है, इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आता है। तो ये जो g ऑफ x है ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए इनका जो ग्राफ है वो इस वे में बन करके आता है। खैर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे उसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्राफ कुछ कुछ इसी टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये है मॉड्यूलस फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है, ये मॉड्यूलस होता है, मतलब मैग्नीट्यूड आपको देखना है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी
अगर x यहां पर पॉजिटिव होगा तो f ऑफ x पॉजिटिव का मॉड मतलब पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली तो भी f ऑफ x यहां पर पॉजिटिव ही होगा। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो f ऑफ x यहां पर क्या आ जाएगा, 2 का मॉड क्या होगा 2। अगर x की वैल्यू 3 है तो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, अगर x माइनस 2 है तो f ऑफ x आ जाएगा +2, और अगर x माइनस 2 है तो f ऑफ x आ जाएगा +3। तो यहां पर नोटिस कीजिए जरा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, चलिए यहां पर बनाता हूं। x2 है तो यहां पर 1 2 3, x2 है 1 2 1 -1 -2, करेक्ट। तो देखिए यहां पर 1 2 3 -1 -2 1 2। तो देखो जब x2 है तो f ऑफ x2 है, ये देखिए यहां पर आया। जब x3 है, यहां पर 3 ले लेते हैं, जब x3 है तो f ऑफ x 3 है, यहां पर आया। ओके, जब x -2 है, x -2 है तो y 2 है, ये देखिए ये यहां पर आया। जब x3 है, x -3 है तो ये भी 3 आया, ऐसा यहां पर आया। तो अगर आप यहां पर ग्राफ बनाने जाएंगे, ये देखिए जरा, अगर आप यहां पर ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। और ये देखिए ये यही ग्राफ दिखा रहा है आपको। जब आपने x की वैल्यू +2 डाली तो y की वैल्यू भी +2 आई, x की वैल्यू +4 डाली तो y की वैल्यू भी +4 आई, x +6 डाला तो y की वैल्यू भी +6। अच्छा, x जब आपने नेगेटिव डाला y पॉजिटिव है, x और नेगेटिव डाला y पॉजिटिव हो गया, x और नेगेटिव y अभी भी और पॉजिटिव, इसलिए ये ग्राफ दोनों साइड से ऐसा ऊपर बन रहा है, करेक्ट ना। इसका ब्रेकडाउन भी समझ लीजिए, मॉडुलस का ब्रेकडाउन कैसे होता है। मॉडुलस को आप ब्रेकडाउन कैसे करते हो, जरा ये देखो, ये इसमें यहां पे दे रखा है। ये क्या बता रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव ली, सुनिएगा ध्यान से, ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो f ऑफ x को आप x ही लिख दो, मतलब इस मॉड को तोड़ो, मॉड को तोड़ करके x बना दो। कब, अगर आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मॉल वैल्यू लोगे, लेस देन 0 लोगे, तो ऐसे में आप ये समझ के चलो कि ये -x है। फिर से सुनिए, अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो आप ये समझ लो कि ये जो इक्वेशन है ना, इसकी इक्वेशन ये बन रही है। और अगर आप लेस देन 0 वैल्यू लोगे तो आप ये समझो कि इक्वेशन ये है। ये समझने वाली बात है। मतलब कि अगर आपने वैल्यू x की वैल्यू -2 सोची, आपने सोचा कि हम x की वैल्यू -2 डालेंगे तो आपके लिए इक्वेशन ये होगी, तो वो इक्वेशन होगी, इसका मतलब f ऑफ -2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, और इस x की जगह क्या आ जाएगा -2। तो रिजल्ट क्या देगा, माइनस ऑफ -2 क्या हो जाता है +2। अगर आपने सोचा कि x की वैल्यू हम लोग -7 डालेंगे तो आपको इक्वेशन सेकंड वाली लेनी पड़ेगी, हर x की नेगेटिव वैल्यू के लिए इक्वेशन सेकंड वाली रहेगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -7 दैट इज +7, राइट। लेकिन अगर आपने सोचा कि x की वैल्यू हम लोग 3 डालेंगे, प्लस वाली है, तो आपके लिए इक्वेशन ये पहली वाली हो जाएगी, तो ये बन जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 ओनली। तो नेगेटिव डाल रहे हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव डाल रहे हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव डाल रहे हो तो पॉजिटिव है ही। तो इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन को आपको ऐसे ब्रेक डाउन करना होता है। क्लियर, आगे चलोगे तो और बेटर क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। फिलहाल तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को ये आप देख लीजिए। उसके बाद सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसे होते हैं। सिग्नम फंक्शन अगेन आर से आर जाते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर जाते हैं, मतलब इनपुट आपका रियल नंबर है और आउटपुट जो मिलेगा वो भी रियल नंबर ही आपको मिलेगा। तो सिग्नम फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, क्या है इक्वेशन सिग्नम फंक्शन का, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मॉड को तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है भाई, जब आप बोलते हो कि x ग्रेटर देन 0 तो इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप कहते हो कि हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा x बाय x। और अगर आप कहते हो कि हम x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, अगर आप कहते हो कि हम x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो इन दैट केस ये चीज क्या बन जाएगी, -x अपॉन x, है कि नहीं, क्योंकि मॉड वाला प्लस में आ जाता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मॉड वाला नेगेटिव हो जाता है अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0, राइट ना। x बाय x क्या होता है 1, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x विल बी 1। एक ही आंसर दे रहा है, हर इनपुट पे जो कि 0 से बड़ा है आपको एक ही आंसर देगा 1, हर इनपुट पे जो कि 1 से छोटा है आंसर देगा -1। इसीलिए देखो अगर आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डाली
तो आंसर 1 आ रहा है। स्मॉलर देन 0 डाली, -1 आ रहा है। इसका जो डोमेन है, डोमेन इज एनी रियल नंबर, एंड जो इसका रेंज है वो क्या है, वो है 0, वो है 1 0 -1, 1 0 -1। ठीक, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, f of x इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एन एग्जांपल आपको यहां पर लिख करके दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 9.4, इस तरीके से। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हिस्सा कौन सा है, अगर आप नोटिस करो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9 + 0.4 लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा 8 + 1.4 भी लिख सकता था, 8 + 1.4 भी लिख सकता था, इसे 7 + 2.4 भी लिख सकता था, इसे 6 + 2.4 भी लिख सकता था, है कि नहीं। और भी कई तरीके, सॉरी 6 3.4, इस तरीके से मैं और भी कई कॉम्बिनेशन लिख सकता था, है कि नहीं। अच्छा, ये जो चीज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, और ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन। भाई 0.4 क्या होता है, फ्रैक्शन ही तो होता है, क्योंकि 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/10। 4/10 को अगर आप सॉल्व करो तो 2/5 आ गया ना फ्रैक्शन। तो जब मैंने लिखा 9.4 ऐसा क्लोज ब्रैकेट में, तो पहला वाला सेट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मुझे बताइए इंटीजर का जो लाइन है वो ये वाला है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 9 वाला। तो इसका जो आंसर आएगा f of x वो क्या आएगा, 9 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे f of x इज इक्वल टू 7.9 दिया हुआ है लेट्स से, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या निकल के आएगा, 7। क्यों, 7.9 को मैं लिख सकता हूं 7 + 0.9, या 6 + 1.9, या 5 + 2.9। उसमें से इंटीजर वाले हिस्से में ग्रेटेस्ट कौन होगा, 7 ही होगा। एक और एग्जांपल, जैसा f of x लिखा हुआ है मैंने 3.6, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, 3 होगा, है कि नहीं। सो सिंपल। एक और चीज जैसे समझ लीजिए कि लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू -3.4, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, -4। यहां पर गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करो यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ करो, जैसे नंबर लाइन ये है 7, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये 7 है और ये 8 है, क्या 7.9 यहां पर आता है, क्या 7.9 यहां पर आता है, और यहां से आप 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, क्या आप इधर को मूव कर रहे हैं, राइट। उसके बाद देखिए अगले उसमें देखिए, ये नंबर लाइन है, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4, और ये है यहां पर 3.6, तो 3.6 से क्या आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, 3 की तरफ, यस। उसी तरीके से आप यहां पर देखिए एक और है 3.5 -3.4, और यहां पर आता है -4, है ना, सॉरी ये है -3, दिस इज योर -3, ये है -4, और -3.4 किधर पे आता है, समवॉट इधर पे आएगा -3.4, तो लेफ्ट में मूव करके आप कहां पे जाएंगे, -4 पे जाएंगे। समझ में आया, ये गलती मत करना कि यहां पर देखा 3.6 इसका 3 लिख दिया, 7.9 का 7 लिख दिया, 9.4 का 9 लिख दिया, तो -3.4 का आप -3 लिख दें, ये गलती मत कर देना, क्योंकि जब आप -3.4 से लेफ्ट साइड में जाओगे तो -4 पे पहुंचोगे, इंटीजर पार्ट जो होगा वो लेफ्ट की तरफ आता है, क्लियर। इसलिए इसका ग्राफ देखो यहां पर क्या बन रहा है, ये ग्राफ भी कुछ ऐसे बन रहा है जैसे मैंने बनाया कि यहां पर थे आप, यहां से तुरंत बाजू वाले पे शिफ्ट कर रहे हो, ये देखो बाजू वाले पे शिफ्ट कर रहे हो, है ना, इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनेगा, क्लियर। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा, आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनके बीच में अलजेब्रा कैसे लगाओगे, अलजेब्रा मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अलजेब्रा कैसे लगेगा, एडिशन कैसा होगा, एडिशन ऐसा होगा, आपको बोल रखा है कि भाई ये f of x है प्लस g of x को ऐड करो तो f of g of x हो जाएगा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एन एग्जांपल आपको बोल रखा है f of x इज x² एंड g of x इज 2x, और कोई बोले कि f of x प्लस g of x करके दिखाओ, कोई बोले f of x प्लस g of x करके दिखाओ, तो क्या होगा, ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x² प्लस 2x, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है।
ये एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स 2x है, तो दोनों को ऐड करके दिखाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का भी वही सीन होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, कोई बोले सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई बोले मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लाई होता है, स्केलर मल्टीप्लाई। जैसे मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है यहां पर एक्स स्क्वायर, और कोई बोले कि हमको 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स करके दिखाओ, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, बस 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कहलाता है स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। उसी तरीके से एक और मल्टीप्लाई होता है जिसमें 2 रियल फंक्शन लिए गए, एक एफ ऑफ एक्स लिया गया और एक जी ऑफ एक्स लिया गया। तो भाई एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स है 2x, तो कोई बोले कि मल्टीप्लाई करो तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, दैट मीन्स क्या बन जाएगा 2x क्यूब, बस सो सिंपल, राइट। कोशेंट ऑफ 2 रियल फंक्शन, अब कोशेंट मतलब क्या, वो बेसिकली डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, हाँ जब डिवाइड करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, ये देख रहे हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पंगा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है।